नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस इन डेप्थ एक्सप्लेनर में। आज का हमारा सफ़र शुरू होगा बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर बेस्ड एक छोटे से गांव से और हम जाएंगे व्यापक स्तर पर फैले समृद्ध शहरों तक। अगर आप रैंक 1 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं तो समझ लीजिए कि इस एक्सप्लेनर में एक भी छोटी डिटेल छूटने नहीं पाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक नज़र आज के इस एजेंडा पर डालिए। ये 5 पॉइंट्स हमारा रोड मैप हैं। लोहे के उपकरण से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक हम बिल्कुल इसी फ्लो में आगे बढ़ेंगे। एक सॉलिड प्रेपरेशन के लिए हिस्ट्री की इस कड़ी को समझना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, लोहे के उपकरण और सिंचाई। देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है, कोई भी बड़ा और ताकतवर साम्राज्य मिट्टी, लोहे और पानी के सॉलिड बेस के बिना खड़ा ही नहीं हो सकता। यूपीएससी हिस्ट्री प्रेप की जान होती है क्रोनोलॉजी। इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। ठीक 3000 साल पहले महापाषाण कब्रों में लोहे का इस्तेमाल शुरू होता है। फिर करीब 2500 साल पहले कुल्हाड़ी और लोहे के हल का उपयोग आम होने लगा और उसके ठीक बाद यानी करीब 2300 साल पहले शुरुआती संगम साहित्य की रचना हुई। ये 3 मार्कर्स आपको बिल्कुल बाय हार्ट होने चाहिए। अब जरा इस आर्थिक चक्र यानी इकोनॉमिक साइकिल को ध्यान से समझते हैं। कुल्हाड़ियों से जंगल साफ हुए और लोहे के हल यानी आयरन प्लाउशेयर ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। साथ ही नहरें, कुएं, तालाब और आर्टिफिशियल लेक्स बनाई गईं। लेकिन सिस्टम कैसे चलता था? राजा ने इन सिंचाई योजनाओं के लिए पैसा और प्लानिंग दी। आम जनता ने अपना लेबर यानी मेहनत दी, जिससे फसल बढ़ी। और बढ़ी हुई फसल का मतलब क्या है? राजा के लिए ज्यादा टैक्स। एक बिल्कुल सटीक लूप जो प्राचीन साम्राज्यों को ताकतवर बनाता था। ओके, टूल्स और खेती को समझने के बाद चलिए अब अगले फेज की तरफ बढ़ते हैं। इन तेजी से बढ़ते और थ्राइव करते गांवों का आखिर सामाजिक ढांचा कैसा था? वहां रहता कौन था? इस कंपैरिजन टेबल को आप अपने दिमाग में बिल्कुल प्रिंट कर लीजिए। दक्षिण और उत्तर भारत का अंतर बेहद क्रूशल है। साउथ या तमिल क्षेत्र में बड़े जमींदार थे वल्लालार, आम किसान कहलाते थे उज़हावर और भूमिहीन मजदूर या गुलाम थे कडासियर और अडीमई। वहीं उत्तर भारत में इनकी जगह ली ग्रामभूजका ने। छोटे किसान कहलाए गृहपतिस और दूसरों की जमीन पर काम करने वाले थे दस्सा कर्मकारा। एक एक कीवर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसमें सबसे दिलचस्प चीज जानते हैं क्या है? ग्रामभोजका के पास पावर का एकदम जबरदस्त केंद्रीकरण। एक तो ये पोस्ट हेरिडिटरी थी यानी वंशानुगत, ऊपर से वो गांव का सबसे बड़ा जमींदार था जिसके पास दास काम करते थे। अपनी इसी ताकत के चलते राजा का टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी भी उसी की थी। यही नहीं, गांव का जज भी वही था और जरूरत पड़ने पर एक पुलिस वाले का काम भी वही करता था। कैन यू इमेजिन द पावर? एक ही इंसान सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। अब जाहिर है गांव में सिर्फ किसान और मुखिया तो होंगे नहीं, इनके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्स पीपल भी थे जो गांव की आर्थिक व्यवस्था को पूरा करते थे, जैसे लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर। ये सब गांव को आत्मनिर्भर बनाते थे। गांव के आर्थिक और डेमोग्राफिक ढांचे को समझने के बाद चलिए अब थोड़ा ऊपर उठते हैं। बात करते हैं उनकी कल्चर, लिटरेचर और कहानियों की। संगम साहित्य और जातक। संगम साहित्य की डेफिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ये सबसे अर्लीस्ट तमिल रचनाएं हैं जो ठीक 2300 साल पहले लिखी गईं। लेकिन इन्हें संगम क्यों कहा गया? क्योंकि इनकी रचना मदुरै शहर में आयोजित कवियों की असेंबलीज यानी सभाओं में हुई थी। मदुरै और 2300 साल, ये दोनों फैक्ट्स आपको हमेशा याद रखने हैं। और अब आते हैं जातक कथाओं पर। यहाँ एक क्लियर डिस्टिंक्शन है जो ध्यान रखना जरूरी है। इन कहानियों को ऑर्डिनरी लोगों ने यानी आम जनता ने कंपोज किया था, बनाया था। लेकिन इनको बाद में लिखने और संरक्षित करने का काम किसने किया? बुद्धिस्ट मॉन्क्स यानी बौद्ध भिक्षुओं ने। रचना आम लोगों की और संरक्षण मॉन्क्स का। जातक कथाओं में से एक मास्टर क्लास कहानी देखते हैं जो अर्ली एंटरप्रेन्योरशिप का बेहतरीन एग्जाम्पल है। द क्लेवर पुअर मैन। एक गरीब पर चतुर आदमी स्टेप बाय स्टेप कैसे पैसे बनाता है। पहले वो एक मरे हुए चूहे को बिल्ली के खाने के लिए होटल में 1 सिक्के में बेचता है। फिर तूफान के बाद मिठाई बांटकर बच्चों से राजा का बगीचा साफ करवाता है और लकड़ी पत्ते कुम्हार को बेच देता है। उसके बाद 500 घास काटने वालों को पानी पिलाता है, उनसे 500 घास के गट्ठर लेता है और वही घास एक घोड़े के व्यापारी को 1000 सिक्कों में बेच देता है। 0 से 1000 सिक्के सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता से। है ना कमाल की उद्यमिता? चलिए अब इन छोटी कहानियों से निकलकर मैक्रो लेवल पर देखते हैं। अगला सेक्शन है प्राचीन शहरों के प्रमाण।
कैसे ये अर्बनाइजेशन करीब 2500 साल पहले आकार ले रहा था। लगभग 2500 साल पहले जो शहर विकसित हुए उनमें से ज्यादातर महाजनपदों की राजधानियां थे। इनके चारों तरफ आपको मैसिवली ह्यूज विशाल किलेबंदी देखने को मिलती है। आर्कियोलॉजिस्ट इस दौर की लाइफ को कैसे समझते हैं? मध्य प्रदेश में सांची के जो स्कल्पचर्स हैं वहां पत्थरों पर उकेरे गई ऐसी ही तस्वीरें अर्ली अर्बन लाइफ का बहुत ही व्यापक एविडेंस देती हैं। यहाँ आर्कियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक टर्म सामने आता है, रिंग वेल्स, जिन्हें हम हिंदी में वलय कूप भी कहते हैं। बेसिकली ये मिट्टी के बर्तन या सेरामिक छल्ले थे जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता था, और ये ऑलमोस्ट हर इंडिविजुअल एंशिएंट घर में मिले हैं। इनका यूज क्या था? मोस्टली 3 चीजों के लिए, एज टॉयलेट्स, नालियां यानी ड्रेन्स, और कूड़ेदान या गार्बेज डंप्स। ये प्राचीन स्वच्छता प्रबंधन की एक अहम झलक प्रस्तुत करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी और सबसे फैसिनेटिंग सेक्शन पर, एक अनजान ग्रीक नाविक के डायरेक्ट अकाउंट से लिया गया बारीगाजा यानी भरूच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पूरा चिट्ठा। बारीगाजा, जिसे हम भरोच कहते हैं, यहाँ की खाड़ी इतनी नैरो और संकरी थी कि बाहर से आने वाले जहाज़ों को अंदर लाना बच्चों का खेल नहीं था। इसलिए डायरेक्टली राजा द्वारा एम्प्लॉय किए गए कुशल और एक्सपीरियंस्ड लोकल मछुआरे ही इन जहाज़ों को स्टीयर करके पोर्ट तक लाते थे, क्योंकि उन्हें ज्योग्राफी पता थी और एक छोटी सी गलती से जहाज़ डूब सकता था। और यहाँ आयात यानी इंपोर्ट क्या क्या हो रहा था? लिस्ट पर ध्यान दीजिए। वाइन, तंबाक, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, बेहतरीन कपड़े और स्पेशली सोने और चांदी के सिक्के। एक कंटिन्यूअस फ्लो था प्रेशियस मेटल्स और लग्जरी गुड्स का, जो बाहरी दुनिया से डायरेक्टली भारत आ रहा था। यही तो वो दौर था जो हमारी आर्थिक नींव मजबूत कर रहा था। और बदले में हम दुनिया को क्या दे रहे थे? यहाँ का एक्सपोर्ट भी बिल्कुल टॉप क्लास था। हिमालय से जड़ी बूटियां, हाथी दांत यानी आइवरी, गोमेद, कार्नीलियन पत्थर, कपास यानी कॉटन, रेशम और इत्र। हमारे इंडिजिनस रिसोर्सेज इस फलते फूलते इंटरनेशनल ट्रेड की रीढ़ की हड्डी थे। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर और था, लॉबिंग। बाहरी व्यापारी जब आते थे तो राजा को खुश करने के लिए स्पेशल लग्जरी गिफ्ट्स भी लाते थे, जैसे चांदी के विशाल बर्तन, गाने वाले लड़के, खूबसूरत औरतें, फाइन वाइन्स और उम्दा कपड़े। ये सब राजा के दरबार में फेवर पाने के तरीके थे। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर को हम एक विचारोत्तेजक प्रोवोकेटिव सवाल के साथ खत्म करेंगे। अगर अर्ली सिटीज वाकई में इतनी विशाल और समृद्ध थीं, तो आम लोगों के घर, महल या बाजारों के अवशेष हमें नाम मात्र क्यों मिलते हैं? क्यों हमारे पास मोस्टली बस स्टोन फोर्टिफिकेशंस या मिट्टी के रिंग वेल्स ही बचे हैं? सोचिए इस बारे में। जवाब सिंपल है पर डीप है। लकड़ी, कच्ची ईंट और छप्पड़ की उम्र पत्थर जितनी लंबी नहीं होती। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की अपनी बायसेस हैं। इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि यही सोच एक आम हिस्ट्री पढ़ने वाले को रैंक 1 की समझ तक ले जाती है। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। वेलकम एस्पिरेंट्स। आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में हमारा फोकस है एंशिएंट इंडियन ट्रेड, अर्बनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल एग्जॉस्टिव प्रिसीजन के साथ डिकोड करना। देखिए, अगर टारगेट सीधा IAS रैंक 1 है तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बियॉन्ड जाना ही पड़ेगा, राइट? फैक्ट्स को थॉरोली कनेक्ट करना होगा। तो चलिए सीधा डाइव इन करते हैं। इस विश्लेषण का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इन 5 कोर थीम्स को कवर करेंगे। एंशिएंट इकोनॉमिक्स के फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स से लेकर उनके ज्योग्राफिकल प्रोग्रेशंस तक हर एक बिंदु का आज डेप्थ में एनालिसिस होने वाला है। शुरुआत करते हैं फेज 1 से, यानी एंशिएंट सिक्के और विनिमय, जिन्होंने अर्ली कॉमर्स की नींव रखी। अब समझते हैं इन कॉइन्स को एग्जैक्टली। आहत सिक्के, या जिन्हें हम पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं, लगभग 500 सालों तक अर्ली सेंचुरी CE में सर्कुलेशन में रहे। इन्हें मेटल शीट्स या फ्लैटेंड मेटल ग्लोब्यूल से कट करके बनाया जाता था। और सबसे दिलचस्प बात, जो कि प्रीलिम्स के लिए एक एब्सोल्यूट हाई यील्ड फैक्ट है, वो ये है कि इन पर कोई भी इंस्क्रिप्शंस यानी लेख नहीं होते थे। इन्हें सिंपली डाइज या पंचेस से सिंबल्स के साथ स्टैम्प किया जाता था। मेटल करेंसी के आने के बावजूद बार्टर सिस्टम स्ट्रांगली थ्राइव कर रहा था। इसे समझने के लिए इस एंशिएंट संगम टेक्स्ट का सारांश देखिए। इमेजिन कीजिए, परिवार लंबी सड़कों पर बैलगाड़ियों में सफर कर रहे हैं और कोस्टल नमक यानी सॉल्ट के बदले अपना सफेद धान या व्हाइट पैडी एक्सचेंज कर रहे हैं। ये ट्रेड नेटवर्क उस वक्त डेली सर्वाइवल का एक एब्सोल्युटली क्रूशियल हिस्सा था। मूविंग इनटू फेज 2,
मथुरा, जो एक बहुउद्देश्य नगर था। देखिए, मथुरा सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक एंशिएंट मल्टी डायमेंशनल मेट्रोपोलिस का अल्टीमेट केस स्टडी है। पिछले 2500 से ज्यादा सालों से ये एक मैसिवली स्ट्रेटेजिक ट्रेड क्रॉसरोड्स रहा है। ये नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट और नॉर्थ से साउथ आने वाले मेजर रूट्स को परफेक्टली कनेक्ट करता था। स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशंस थी और एग्जैक्टली 2000 साल पहले ये कुशाणास की सेकेंड कैपिटल भी बना। और अगर क्राफ्ट के नजरिए से देखें तो ये एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर प्रोड्यूस करने का एपिसेंटर था। फर्दरमोर, ये एक इनक्रेडिबली डाइवर्स रिलीजियस हब भी था। सोचिए, एक ही जगह पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जैना श्राइन्स और लॉर्ड कृष्णा की भक्ति के केंद्र शांति से कोएग्जिस्ट कर रहे थे। ये उस दौर की रिच कल्चरल फैब्रिक को क्लियरली दर्शाता है। शहर के स्टोन स्लैब्स और स्टैचूज पर मिले इंस्क्रिप्शंस से हमें उस वक्त के व्यवसायों की एक एग्जॉस्टिव लिस्ट मिलती है। इन ऑक्यूपेशंस को एग्जैक्ट फैक्चुअल रिकॉल के लिए कैटेगराइज और मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। गोल्ड स्मिथ्स से लेकर परफ्यूमर्स तक उस वक्त का अर्बन स्पेशलाइजेशन लिटरली अपने पीक पर था। नाउ फॉर फेज 3, शिल्प, एनबीपीडब्ल्यू और श्रेणियाँ। यहाँ हम जूम इन करेंगे इनके प्रोडक्शन और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन पर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी NBPW, ये एक हार्ड मेटालिक लुकिंग पॉटरी थी और इसका मैन्युफैक्चरिंग सीक्वेंस बहुत ही स्पेसिफिक था। कुम्हार हाई टेम्परेचर्स पर मिट्टी के बर्तन को किल्न में बेक करता, जिससे आउटर सरफेस डार्क हो जाती। उसके बाद उस पर एक फाइन ब्लैक स्लिप अप्लाई की जाती थी, जिससे एक डिस्टिंक्ट मिरर लाइक शाइन, बिल्कुल दर्पण जैसी चमक मिलती थी। अब इस क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन को टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लेंस से देखते हैं। यहाँ ज्योग्राफी और क्राफ्ट का डायरेक्ट लिंक नजर आता है। नॉर्थ में वाराणसी और साउथ में मदुराई दोनों ही फेमस टेक्सटाइल सेंटर्स थे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्रेसिव फैक्ट ये है कि इन दोनों ही जगहों पर मेन और विमेन दोनों इक्वली एम्प्लॉयड थे। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो उस समय इकोनॉमी को चलाता था वो थी श्रेणीज। ये श्रेणीज बेसिकली एब्सोल्यूट इकोनॉमिक पावर हाउसेस थे। क्राफ्ट्स पर्सन्स की श्रेणीज ट्रेनिंग देने से लेकर रॉ मटेरियल लाना और फाइनल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने तक का पूरा लॉजिस्टिकल नेटवर्क संभालती थी। वहीं मर्चेंट्स की श्रेणीज ना सिर्फ ट्रेड ऑर्गेनाइज करती थी, बल्कि बिल्कुल बैंक्स की तरह फंक्शन करती थी। यहाँ इन्वेस्ट किए गए पैसों का इंटरेस्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और मोनेस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए यूज होता था। फेज 4, अर्थशास्त्र में कताई और बुनाई। यहाँ हम स्टेट कंट्रोल लेबर के रिजिड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स का एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, होता क्या था, एक स्पेशल सुपरिंटेंडेंट इन स्टेट वर्कशॉप्स को ओवरसी करता था। इस हिस्टोरिकल टेक्स्ट में स्पेसिफिकली विडोज, डिसेबल्ड यंग वुमेन, नन्स, मदर्स ऑफ कोर्टिजान्स, किंग्स की रिटायर्ड फीमेल सर्वेंट्स और रिटायर्ड टेम्पल सर्वेंट्स को वुल, बार्क, कॉटन और फ्लैक्स प्रोसेस करने के लिए इफेक्टिवली एम्प्लॉय करने का क्लियर जिक्र है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक हाईली स्ट्रक्चर्ड मॉडल था। इन वर्कशॉप्स का एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क एक्सट्रीमली मेटिकुलस था। वेजेस स्ट्रिक्टली क्वालिटी और क्वांटिटी पर बेस थे। अगर कुछ औरतें घर से नहीं निकल सकती थीं, तो वो मेड सर्वेंट्स के जरिए मटेरियल मंगवा और भेज सकती थी, और जो वर्कशॉप जाती थी उन्हें डॉन यानी भोर के वक्त वहां पहुंचना होता था ताकि इंस्पेक्शन के लिए सफिशिएंट नेचुरल लाइटिंग मिल सके। ऑब्जर्विंग दिस हिस्टोरिकल डेटा इम्पार्शियली, दोनों ही एंड्स पर कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी सिवियर थे। अगर सुपरिंटेंडेंट ने किसी औरत की तरफ देखा या काम के अलावा कुछ और बात की तो उसे सिवियरली पनिश किया जाता था, और दूसरी तरफ अगर लेबरर्स ने अपना काम वक्त पर पूरा नहीं किया तो हेवी फाइन्स थे, यहाँ तक कि अंगूठे यानी थम्स काट दिए जाने तक के एक्सट्रीम प्रोविजंस भी थे। फाइनली, फेज 5, अरिकामेदु और रोम का व्यापार, जो एंशिएंट ग्लोबलाइजेशन को दर्शाता है। अरिकामेदु, जो आज पुडुचेरी में है, लगभग 2200 से 1900 साल पहले एक बसलिंग कोस्टल सेटलमेंट था। आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ एक मैसिव ब्रिक वेयरहाउस डिस्कवर किया है, जहाँ दूर दराज से आने वाले शिप्स अपना सामान अनलोड करते थे। साथ ही यहाँ क्लॉथ डाइंग वैट्स और सेमी प्रेशियस स्टोन्स और ग्लास के बीड्स बनाने की एक्सटेंसिव इंडस्ट्रीज भी थी। और रोम के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट के ये डिफिनिटिव आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स देखिए। इन आर्टिफैक्ट्स की वैरायटी कमाल की है। एम्फोराए, जो वाइन या ऑयल रखने के डबल हैंडल जार्स थे, इटली के एक शहर के नाम पर नेम्ड आरेटीन वेयर, और लोकली मेड पॉटरी जिन पर कंप्लीटली रोमन डिजाइन्स थे। इसके अलावा रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर और जेम्स भी एक्सकवेशंस में प्रचुर मात्रा में मिले हैं।
इस कल्चरल सिंथेसिस में एक और ब्रिलियंट एविडेंस ऐड होता है। यहाँ कई पॉटरी पीसेस मिले हैं जिन पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शंस हैं, जिसका उपयोग तामिल लिखने के लिए किया जाता था। इन्हें तामिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। एंशिएंट क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज का ये एक बिल्कुल लिविंग प्रूफ है। ठीक उसी समय जब हमारी गंगा वैली के शहर डेवलप हो रहे थे, लगभग 2 साल पहले एम्परर ऑगस्टस रोम को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। उनका क्लेम था कि उन्हें रोम एक ईंटों यानी ब्रिक का शहर मिला था और उन्होंने इसे संगमरमर यानी मार्बल के शहर में बदल दिया। ये एक ऐसा विशाल एम्पायर था जो यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया तक फैला हुआ था। रोमन एडमिनिस्ट्रेशन ने मैसिव पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। उन्होंने वास्ट ओपन अरीनास बनाए जिन्हें एम्फी थिएटर्स कहा जाता था, पब्लिक बाथ्स बनाए जिनमें मेन और वुमेन के लिए स्ट्रिक्ट सेपरेट टाइमिंग्स थे, और सबसे रिमार्केबल एक्वेडक्ट्स बिल्ड किए। ये ह्यूज वाटर चैनल्स थे जो पूरे शहर के बाथ्स, फाउंटेन्स और टॉयलेट्स के लिए कंटिन्यूअस फ्रेश वाटर सप्लाई करते थे। कंक्लूडिंग दिस एग्जॉस्टिव एनालिसिस, यूपीएससी मेंस प्रिपरेशन और क्रिटिकल थिंकिंग के पर्सपेक्टिव से एक फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट उभर कर आता है। क्या एंशिएंट एम्फीथिएटर्स और एक्वेडक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स आज भी हमारी मॉडर्न अर्बन प्लानिंग को डायरेक्टली इंस्पायर करते हैं? सोचिएगा जरूर। हिस्ट्री कॉन्स्टेंटली हमारे प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क्स को शेप करती है। इस हिस्टोरिकल एक्सप्लेनर से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कीप एनालाइजिंग दोज कनेक्शंस एंड कीप प्रिपेयरिंग हार्ड।